जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात रोज की तरह हेडलाइंस में बात करूंगा। चाहे लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो, 18 महीने डीआर का एरियर है, इसके ऊपर सांसदों ने सवाल पूछा वित्त मंत्री से। हाँ जी दोस्तों, कल की बात है। और आखिर आगे उन्होंने क्या जवाब दिया और आगे क्या हो सकता है, संभावनाएं किसकी, यानी गेंद किसके पाले में, कौन मेहरबान होगा इन कर्मचारियों पर, इसके ऊपर जरूर बात करूंगा। और बात करूंगा कि आपका बढ़ने वाला डीए और 8वें वेतन आयोग पर इसका क्या असर पड़ेगा। हाँ दोस्तों, बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन के नियम गलत, कट ऑफ डेट किसी का आधार नहीं हो सकती। और माननीय प्रधानमंत्री ने दे दिए संकेत, कहा कि सबको सब कुछ मिलेगा, यानी सबका विश्वास और सबका साथ जरूरी है। और उन्होंने कहा, मैं बात करूंगा कि एसबीआई की एक धोखाधड़ी वेबसाइट चल रही है, इसके ऊपर एसबीआई ने बड़ी चेतावनी दी है अपने कस्टमर को। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात उन पहलुओं का कि कल आखिर यानी 4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ और राज्यसभा में क्या हुआ। तो लेटर आपके सामने रख रहा हूं। वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, राज्यसभा, मंगलवार 4 फरवरी 2025 को उत्तर दिया जाएगा, यानी रोके गए डीएडीआर को जारी रखना। यानी बिल्कुल श्री जावेद अली खान, श्री रामजी लाल सुमन, विल द मिनिस्टर फाइनेंस बी प्लेस टू स्टेट वेदर डीएनएस अलाउंसेस डीए या डीएनएस रिलीफ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर were withheld for 18th month during the COVID-19 and not ceased. If so, the detail thereof, the reason as why government has been seized it, whether government would release to the same ensure spending the government employees in help of boosting faltering economy of the country, so the detail therefore। उन्होंने कहा है क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने का जो डी एरियर रोका गया है या वो जब्त नहीं किया गया था, यदि है तो उसका ब्यौरा दीजिए। क्या सरकारी कर्मचारियों द्वारा खर्च सुनिश्चित करने के लिए इसे जारी करेगी भविष्य में, या इस प्रकार देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगी, यदि नहीं तो इसके ठोस कारण क्या है। यह राज्यसभा में आप प्रश्न संख्या 236 थी, यह सवाल पूछा गया। और लोकसभा में भी पूछा श्री अनुराग भदौरिया जी ने, अलाउंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ड्यूरिंग कोविड-19। और यह भी कल का ही बात है, मंगलवार 3 फरवरी को, मंडे को पूछा गया था लोकसभा के अंदर। उन्होंने भी सेम सवाल पूछा था, क्या आप इसको रिलीज करेंगे। उन्होंने सेम सवाल पूछा और एक ही आंसर क्या मिलता है आप ये देखिए। तो वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी इसका आंसर देते हैं। उनका केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को जनवरी 2020 से जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के देय महंगाई भत्ते, महंगाई राहत की तीनों किस्तों का फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था, जिससे आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हुआ ताकि सरकारी वित्त दबाव कम किया जा सके। 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव, सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों को वित्त पोषण का वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे भी असर रहा है, इसलिए डीडीआर का बकाया भुगतान करना व्यवहार नहीं माना गया। अब उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया, आप समझ सकते हो, द डिसीजन फ्रीज ऑफ 3 इंस्टॉलमेंट डीएनएस अलाउंसेस सो एंड सो। उन्होंने कहा है द एडवर्स फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ पैंडेमिक। और उन्होंने कहा है कि अभी जो फीजेबल नहीं है, क्या बोला है, उनका ये सवाल था क्या भविष्य में नहीं दोगे, तो उन्होंने बोला अभी व्यवहारिक नहीं, अभी फीजेबल नहीं है। अब आप बात कर रहे हो यानी 3 तारीख को और 4 तारीख को, यानी कल और परसों लगातार सदन में इसकी मांग उठी और ये लेटर और ये आपके सामने में रख रहा हूं। आखिर इसका जवाब उन्होंने दे दिया कि अभी व्यवहारिक नहीं है। तो फिर इसके ऊपर चर्चा की गई और चर्चा की गई, उसके लिए मैं बात करूंगा। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के सचिव हैं श्री गोपाल और शिव गोपाल मिश्रा जी जेसीएम के। उन्होंने सरकार के सामने मांग रखी है कि जब आपकी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए तो आपको इसकी घोषणा करनी पड़ेगी। क्या सरकार, अब बात करूंगा गेंद किसके पाले में। दोस्तों, गेंद है सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के पाले में, उनकी जेब में गेंद है। वो जब चाहे जब देंगे, और लेकिन देंगे जरूर, आप ये लिख लो। कहीं ना कहीं चुनाव है, जैसे दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, आज इलेक्शन है, आगे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बनेंगी, ऐसी परिस्थिति बनेगी, तब घोषणा होगी। क्योंकि इसका और क्या नियम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो क्या हो सकता है। उन्होंने कहा है कि जेसीएम की मीटिंग होगी जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, उसमें एक डिसएग्रीमेंट, एक प्रस्ताव होता है डिसएग्रीमेंट,
और डिसएग्रीमेंट प्रस्ताव होगा तो उसमें 3 लोग होंगे, एक रिटायर्ड जज होगा, एक सरकारी नुमाइंदा होगा, एक इनका केंद्रीय कर्मचारी संगठन का नेता होगा। 3 में से जो निर्णय दिया जाएगा तो सबको मान्य होगा, यानी सरकार को भी मान्य होगा और आपको भी मान्य होगा, और उस निर्णय को आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वो फाइनल निर्णय होगा। और उसको चैलेंज करने की पावर होती है पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी जो संसद है। अब संसद में जिसका बहुमत है वो जीतेगा। अब संसद के अंदर किसका नेतृत्व? माननीय प्रधानमंत्री का। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो गेंद है उसके पाले में, और इसका एडवांटेज पॉलिटिकली जब तक नहीं मोमेंटम नहीं बनेगा, इसलिए इन्होंने कहा है कि लगातार दबाव बना के रखना है। 18 महीने डीए डीआर को लगातार दबाव बना के रखना है, सरकार को विवश करना है, सरकार को मजबूर करना है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े दावे कर रहे हैं, जैसा उन्होंने अपने भाषण में कहा है, वो आगे देखना। अब मैं बात करूंगा, आगे बढ़ते हैं कि डीए एरियर की बात होगी, अब डीए डीआर। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपका डीए डीआर महंगाई भत्ता महंगाई राहत आज 53% नहीं है, आज अभी आपकी 56% हो गई, यानी 1 जनवरी से आप 56% के लाभार्थी हैं। ये क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप कहीं से भी आंकड़े उठाते हैं, आंकड़ों को ज्यादा या ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन 56% है। अब आप समझ सकते हो ये जो 56% इसकी घोषणा होली तक होगी, और जो हमेशा इनका सरकार का एक तरीका है उस हिसाब से। तो इस बात से हम निष्फिक्र हैं कि इसके भले दिसंबर एआईसी पिन के आंकड़े कभी भी जारी हों, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात कहता हूं कि दूसरा का 8वें वेतन आयोग पर इसका क्या असर पड़ता है। अब ये जो डीए की चाल है बहुत धीमी है, इसकी चाल उन्होंने चाल कम कर दी, और चाल कम करने का मतलब आप समझ रहे हो कि ये डीए आपका लगभग 1 जनवरी 2026 को 62 और 63% से ज्यादा नहीं पहुंच रहा, क्योंकि एक किस्त जुलाई की है 3% की मिलती है तो 59%, और 3 या 4 की अगली मिलती है तो 62 या 63%। यानी जो आपका 8वें वेतन आयोग के अंदर जो आपका बेसिक फिटमेंट फैक्टर जो आपने अर्न किया है, बेसिक एज है, वो आपका 1.62 या 63 जाएगा। अब 1.62 या 63 के ऊपर 30% या 40% हाइक होता है, तो आप समझ सकते हो कि 162 का 40% 48 49 बनता है, और आपका फिटमेंट फैक्टर 2.11 ये 40% जाता है तो लगभग 2.2528। तो अभी इस तरीके की ये जो असर डालता है, इसलिए डीए की इन्होंने जो चाल धीमे की है, ये इनकी एक चालाकी रही है दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। सबसे पहले आप ओआरओपी की बात करने से पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण है, बहुत सारा भाषण था, राष्ट्रपति के संबोधन के बाद पहली बार उन्होंने दिया। भारत का सपना ये कोई सरकारी सपना नहीं होता है, वो 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, और इस सपने को हम सब ने जितनी ऊर्जा दे सकते हैं देने का प्रयास करना है। और दुनिया में उदाहरण है, 20-25 साल के कालखंड में दुनिया के कई देश विकसित बनकर के दिखाया है। तो भारत के पास तो सामर्थ्य अपार है, हमारे पास डेमोग्राफी है, डेमोक्रेसी है, डिमांड है, हम क्यों नहीं कर सकते। इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है, और हम भी 2047 जब देश आजाद होगा, तब आजादी के 100 साल होंगे जब, तब हम विकसित भारत बन के रहेंगे। ये सपने लेकर के चलना चाहिए। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास से कहता हूं, हमें और बड़े लक्ष्य पार करने, और हम करके रहेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है। हम देश की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक भारत बनाने के लिए, सक्षम भारत बनाने के लिए और विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए हम आने वाले अनेक वर्षों तक जुटे रहने वाले हैं। उन्होंने एक बात का संकेत दे दिया कि नहीं, अब उन्होंने कहा है कि चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे कामगार हो, व्यापारी हो, हमारा फोकस मिडिल और लोअर मिडिल फैमिली के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि देश की असली ताकतें हैं और असली अर्थव्यवस्था है, देश को आगे ले जाना है। उन्होंने कहा है 2047 तक का जो लक्ष्य रखा है, इसमें ये बात पर बड़ा तसल्ली से फोकस कर रहे हैं। क्योंकि जेब में गया है। आदरणीय सभापति जी, मैं बचत की तो बात कर रहा हूं,
लेकिन पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। उन्होंने कहा है विकसित भारत के लिए 2047 तक जो हमारी योजना है उसमें सबसे पहले सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेके चलेंगे। और उन्होंने नीचे लेवल से इस पर काम शुरू कर दिया। शायद इसका झलक आपको टैक्स में दिख गई होगी और 8वें वेतन आयोग में भी इसकी झलक आपको दिखेगी। ये बात पक्की है दोस्तों। तो इस बात से आप समझ सकते हो कि नहीं, सरकार अब पूरी तरीके से आपकी हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए और सरकार ये जरूर देगी। जैसा कि मामले पैसे वाली बात है, वहां पर थोड़ा सा लॉयल और थोड़े से ईमानदार दिखते नजर आ रहे हैं जब से उन्होंने 12 लाख यानी 13.25 लाख पर टैक्स की छूट की है। आप इससे सहमत हैं या नहीं? आप प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनिए। और लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव में भी आप देखना, परसों की रैली में भी उन्होंने बात कही कि केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन्हें डबल फायदा होगा, 8वां वेतन आयोग है, टैक्स में जो पैसा है आपको वो आपको बचेगा और वो पैसा अंततः उन्होंने कहा है घूम करके हमारे बाजार में आएगा और जिससे आर्थिक चीजों में आर्थिक जो सुधार है वो उसमें होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन को लेके। हाँ जी दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन के अंदर प्रीमेचर को लेके सबसे बड़ी बात जो कही है, वो सबसे बड़ी बात हमें ये अच्छी लगी है। और जो उन्होंने कहा है कि कट ऑफ तिथि के आधार पर एक वर्ग के भीतर वर्ग का वर्गीकरण नहीं कर सकते। अनुच्छेद 14 और 16 में अध्यादेश से प्रभाव होता है जब तक यह उचित वर्गीकरण यानी जुड़वा परीक्षण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। अर्थात सबसे पहले इस प्रकार किया गया भेद सुबोध भिन्नता पर आधारित वर्गीकृत पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, इसका प्राप्त किए जाने वाले उचित उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। आप समझ सकते हो इन्होंने क्या कहा है। उन्होंने क्या है कि सशस्त्र बल यानी एएफटी प्रिंसिपल ब्रांच ने यह कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि यदि प्रीमेचर रिटायरमेंट को ओआरओपी का बेनिफिट है तो है, नहीं है तो नहीं है। दो निर्णय लेने पड़ेंगे। आप ये दोनों निर्णय एक साथ नहीं ले सकते। एक निर्णय मतलब आपने लिया कि कट ऑफ डेट डाल दी कि 1 जुलाई 2014 के बाद वालों के लिए नहीं और पहले वालों के लिए, ये निराधार है। और एक आए अनुच्छेद 14 और 16 के नकारात्मक प्रावधानों के मद्देनजर राज्य के लिए इस तरह का वर्गीकरण का सहारा लेना उचित नहीं है। उन्होंने एक बार नहीं 10 बार इस बात का किया है कि इस तरीके को इसको नकारा नहीं जा सकता। और इनका निर्णय है कि वन रैंक वन पेंशन का लाभ जो प्रीमेचर रिटायरीज है वो सभी को मिलेगा, सभी को मिलना चाहिए। और सरकार यहां घिर गई है, सरकार यहां फंस गई है। बहुत अमर उजाला या उनका मैंने पूरा जब पढ़ा शाम को तब उसमें पूरी डिटेल लिखी है। अब सरकार, अब होगा क्या मामला, मान लो ये मामला तो आगे ऊपर आ गया और बड़ी अच्छी बात है। अब सरकार अपना पक्ष क्या रख सकती है? आपको लगता है कि सरकार करेगी? सरकार कुछ कहेगी, कहीं ना कहीं सौदेबाजी करेगी। सरकार पूरे आंकड़े लेगी कि 2014 के बाद प्रीमेचर रिटायरी जेएसयू जवान अफसर कितने हैं और उनका कितना वित्तीय और फाइनेंस बढ़ेगा। लेकिन सरकार कंसीडर करेगी, ये लग रहा है। माने सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि जो हवाला दिया है वो ऐसा कभी होता ही नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि कट ऑफ डेट जैसा पहली बार उन्होंने बोला है कि हमारे सामने ऐसी बात आई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि याचिकाकर्ताओं ने एएफटी के समक्ष तर्क दिया कि 14 दिसंबर 2015 को सरकार ने आरोपी की विसंगतियों की जांच के लिए पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया था। हालांकि समय से पहले सेवानिवृत्त होने वाले एक वर्ग को आरोपी का लाभ प्राप्त करने और एक वर्ग को बाहर रखने के मुद्दे का कोई संदर्भ बनता ही नहीं है। अपने निर्णय में सशस्त्र बल अधिकरण ने माना कि किसी अन्य प्रकार के से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को विभाजित करना और केवल कट ऑफ डेट के आधार पर बाहर करना
एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाने के समान है और इस प्रकार कानून इसकी स्वीकारता नहीं देता है, क्योंकि संविधान अनुच्छेद 14 और 16 का स्पष्ट उल्लंघन है। अब मैंने इसी पे फोकस किया, बाकी कहानी आपको सब पता है, लेकिन मेन चीज ये है और इस चीज का हम स्वागत करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने रात को पढ़ा, हमने ये आपके सामने मैं जरूर रखूंगा दोस्तों। अब जैसा कि किसी ने डाला कि अभी ओआरओपी 3 हुआ, ओआरओपी 3 के बाद लोगों ने कई प्रकार की सीपी ग्राम पे डाला, तो किसी एक डाला भाई ने कहा कि हमें ओआरओपी का लाभ क्यों नहीं मिला है, तो उन्होंने DIAB की पत्र संख्या पॉलिसी दिनांक में उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार ने पत्रों के अनुसार जो कार्मिक नियम 13(13)A(B), 13(3)B, सेना नियम 1954 के नियम 168, समकक्ष नौसेना वायुसेना के नियम के अंतर्गत स्वयं के अनुरोध पर 7 नवंबर 2015 के बाद सेवा मुक्त होने का विकल्प चुनते हैं, वो वन रैंक वन पेंशन योजना के लाभ के हकदार नहीं है। और ये AG पर्स का लेटर है, ये भी मैं आपके साथ इसलिए दे रहा हूं कि सरकार ने इस तरीके का जवाब देते हैं जब वन रैंक वन पेंशन की जो लाभ के लिए कुछ प्रीमेचर रिटायरीज उनको नहीं पता होता, वो ग्रेवेंस डालते हैं, तो ये जवाब आता है। अब ये जवाब और ये न्याय आगे क्या प्रक्रिया बनती है, लगभग चांस है 90% के प्रीमेचर रिटायरीज को शामिल किया जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अंत में एक और बड़ी खबर जिसको मैं एडवाइजरी बोल रहा हूं। यदि आपका SBI में खाता है, अच्छी बात है, क्योंकि SBI का एग्रीमेंट आप समझ सकते हो 50 लाख पेंशनर्स के लिए हो गया है, PIA क्लेम, तमाम सुविधाएं, हमने इसका लेटर निकल गया है, वीडियो बनाया। अब ये बात आ रही है कि SBI बार बार हमारे को इस बात की सावधानी बरतने की, सतर्कता रहने की चेतावनी दे रहा है। उन्होंने कहा है भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक कृपया ध्यान दें, धोखाधड़ी करने वालों से सावधान। देखा गया है कि धोखाधड़ी करने वाले SMS और व्हाट्सएप पर SBI रिवार्ड पॉइंट रिडीम के लिए एक APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं, भेज रहे हैं। तो SBI इस बात का खंडन करती है कि उसने कोई ऐसा जो आपका रिवार्ड रिडीम का कोई ऐप उसने डाउनलोड करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, और उन्होंने कहा इससे आपको बचना होगा, नहीं आपका खाता खाली होगा। और किस तरह मैसेज आता है, डियर कस्टमर, द रिवार्ड्स पॉइंट इन योर SBI बैंक डेबिट कार्ड रोज सम इतना इतना पैसा विल एक्सपायर टुडे, काइंडली रिडीम योर पॉइंट्स बाय क्लिकिंग इन द लिंक बिलो www. उन्होंने कहा है forrewards.xx। तो इससे आपको बचना होगा। जिस चीज को नहीं जानते फोन के ऊपर कहीं क्लिक नहीं करना, भाड़ में जाए, हमें कोई फायदा की जरूरत नहीं है, लेकिन फायदा के चक्कर में नुकसान। कोई भी ऐसी सिस्टम या ऐसा कोई चीज नहीं जो आपको घर बैठे कोई फायदा दे रहा होगा। आज की खबरों में इतना ही, बनी रही हमारे साथ।